देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने किया है और बाकी 2 पार्ट तुम लोगों को खुद करना है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, थर्ड भी सेकंड जैसा ही है, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट उसको बोलेंगे जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है, ठीक है, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। यानी देखो, कंसिस्टेंट में 2 चीज़ आता है, एक तो मेनी सॉल्यूशन वाला, मतलब एक से अधिक हल होगा वो वाला, और एक हल वाला आता है ना, वन सॉल्यूशन वाला, यूनिक सॉल्यूशन। तो उसमें जो कंसिस्टेंट होगा उसका लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी, ठीक है। और दूसरा एक होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब संपाती रेखा, जो एक रेखा दूसरे पर मतलब दूसरा रेखा भी एक ही लाइन पे आ जाता है ना। तो चलो, तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का है, तो इसलिए हम ये सेकंड क्वेश्चन का 2 पार्ट छोड़ देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा का फर्स्ट पार्ट है 3x + 2y इक्वल में 5, और दूसरा है 2x - 3y इक्वल में 7। तो देखो, सबसे पहले इसको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है। तो जनरल फॉर्म में है क्या, ये नहीं है। तो जनरल फॉर्म में लाने के लिए इस 5 को हम इस साइड ले आएंगे, है ना, सामान्य रूप में लाने के लिए। तो 3x + 2y माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो -5 इक्वल में 0 होता है ना, जनरल फॉर्म में। वैसे इसको भी वैसे ही करेंगे, 2x - 3y और +7 है तो इस साइड आएगा तो -7 इक्वल में 0। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम a1/a2 निकाल लेते हैं। a1 क्या है, 3 है, और a2 क्या है, 2 है ना। 3/2 इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब हम b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2, b1 क्या है, 2 है, और b2 क्या है, -3, y के साथ -3 है, तो यानी -3 आएगा। तो दोनों इक्वल दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इक्वल नहीं है 2, यहाँ डायरेक्ट लिख दो, है ना, b1/b2 के, b1/b2 के इक्वल नहीं है। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है, वन सॉल्यूशन। क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है, यानी एक हल होता है। और इसका जो रेखा, जो ग्राफ बनाएंगे तो जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। हिंदी में लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ब्रैकेट में लिख दो, इसका कितना सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन, यानी एक हल है, ठीक है। क्या है, एक हल है। इंटरसेक्टिंग लाइन की जगह पे हिंदी वाले लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखा, और एक हल है। और देखो, जहां भी एक हल आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस इक्वेशन है ये। क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। और कंसिस्टेंट इक्वेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संगत समीकरण है ये। क्या है, समीकरण। समझ गया, ओके। चलो नोट करो जल्दी से इसको। देखो, अब इसका सेकेंड पार्ट करना है, थर्ड का सेकेंड पार्ट तो हो जाएगा आई थिंक। जो मुश्किल वाला है वो मैं करा देता हूँ, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, है ना। इसका थर्ड पार्ट करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, 3y2x + 5y3y इक्वल में 7। और दूसरा क्या है, 9x - 10y इक्वल में 14। तो देखो, ये जनरल फॉर्म में है क्या अभी,
नहीं है। तो इसको जनरल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 को हम इस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3y2x प्लस 5y 3y और -7 इक्वल में 0। ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये भी जनरल फॉर्म में नहीं है, 14 दूसरे साइड है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल में 0। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व। तो a1 अपॉन a2, देखो यहाँ पे a1 क्या है, x के साथ 3/2 यानी 3/2 है। a2 क्या है, 9 है, एक दूसरे इक्वेशन में जो x के साथ है। तो देखो एक चीज, अब इसमें तुम लोग कंफ्यूज होगे, तो याद रखना कभी भी, यहाँ देखो जैसे मान लो a बाई b पहले से है साथ में और एक तीसरा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देख ले। तो ये तीनों अगर ऐसे है, ये a और b पहले से साथ में है, तो ये c कहाँ आएगा पता है, b के साथ, यानी इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी इंटू सी। ठीक है। और जब उल्टा रहे कि जैसे a अकेले ऊपर है, ठीक है, और b और c एक साथ था और ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो c फिर a के साथ आ जाएगा, a इंटू सी अपॉन बी। देखो तो देखने में तीनों दोनों क्या लग रहा है, एक जैसा ही लग रहा है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। समझ में आ गया, अब कंफ्यूजन होगा नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखे तो ये दोनों एक साथ था पहले से ही, और 9 क्या है, अकेला है, तो अब 9 किसके साथ आएगा, 2 के साथ, यानी 3 अपॉन में 2 इंटू 9, 3 से 9 को काटेगा 3 पे, यानी ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 6। और कितने बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, इसके इक्वल में 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते, ऊपर अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, अगर नीचे 1 है तो ऊपर वाला नंबर लिख सकते हैं। समझ गया। अब b1 अपॉन b2 निकालो। ठीक है, ये तो निकल गया, या यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलो b1 अपॉन b2। b1 कितना है 5/3 और b2 कितना है -10 है। तो ये भी देखो इसी फॉर्म में, ये दोनों एक साथ, तो 10 3 के साथ आ जाएगा, यानी 5 इंटू 5 अपॉन में 3 इंटू -10, 5 से 10 को काटेगा 2 पे, यानी ये आ रहा है 1/6, लेकिन माइनस में है, -1/6। अब देखो ये माइनस नीचे था, तो तुम नीचे लिख दो या ऊपर लिख लो, फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों इक्वल आया क्या, नहीं आया, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो जब इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा। तो कितना सोल्यूशन होता है इसका, एक हल होता है ना। तो लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन हिंदी में क्या लिख देंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। और जैसे ही एक सोल्यूशन है तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट यानी हिंदी में संगत। ये दोनों इक्वेशन क्या है, संगत है। चलो इसका एक और पार्ट कर लेते, कौन सा, 5वां पार्ट। देखो सारा इसी तरीके से करना है, जो मुश्किल है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, 5वां पार्ट देखो, 5वां पार्ट है 4/3x प्लस 2y इक्वल में 8। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल में 12। अब देखो ये क्या जनरल फॉर्म में है, नहीं है जनरल फॉर्म में। तो इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, 8 को इस साइड लाना होगा, यानी 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल में 0। दूसरा
इसको 12 को इस साइड लाएंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल में 0। अब देखो यहाँ से हम a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। चलो यहीं से a1 अपॉन a2 क्या आएगा, देखो a1 का वैल्यू है 4/3, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मान के चलना है क्योंकि इक्वल में 0 होना चाहिए। तो क्या है 4/3 और a2 क्या है x के साथ 2 है ना, तो क्या आ जाएगा ये 4 3 इंटू 2, इससे ये काटेगा 2 पे यानी 2/3 आ गया। आ गया। वैसे ही हम निकाल लेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। तो b1 क्या है 2 है और b2 क्या है y के साथ 3 है, यानी दोनों इक्वल है क्या है। तो यानी हम c1 अपॉन c2 भी निकालना होगा अब, है ना। c1 अपॉन c2, तो c1 कितना है -8, जहां पे माइनस साइन दिख जाएगा माइनस भी लिखना है। c2 क्या है -12, माइनस से माइनस कैंसल, देखो 8 और 12 दोनों 4 के टेबल में जाता है, ये 2 पे और ये 3 पे, तो यानी 2/3। तो तीनों इक्वल आया ना। a1/a2 भी 2/3, b1/b2 भी 2/3 और c1/c2 भी 2/3। तो यानी दिखेंगे क्या, देखो नीचे वाला ये आ रहा है क्या a1 अपॉन में a2 नहीं आ रहा है, ये सब तो आ गया ना। यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो देखो तीनों इक्वल है तो क्या होता है संपाती रेखा, यानी कोइंसिडेंट लाइन, है ना, कोइंसिडेंस लाइन। और जब वो होगा, ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन होते हैं मेनी सॉल्यूशन, यानी अनेक हल। और अनेक हल होगा तो ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, हाँ देयरफॉर लिख देंगे दिस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, है ना। तुम लोग लिख लेना पूरा, मतलब पूरा लिख के, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंसिस्टेंट, तुम लोगों को लिखना है दिस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। हिंदी में लिखेंगे कि यह समीकरण या ये समीकरण क्या है संगत है ना, कंसिस्टेंट है ना, समझ गया। तो संगत है ना, तो इनकंसिस्टेंट क्यों होगा। तो देखो जहां पे एक भी अगर सॉल्यूशन है, एक भी हल है, तो वो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, और एक भी हल अगर नहीं है, ठीक है, यानी मान लो ये दोनों इक्वल हो और ये वाला c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता, तो एक ही केस में असंगत होता है, यानी इनकंसिस्टेंट होता है। किस केस में, जब ये डज नॉट इक्वल ही हो, मतलब ये वाला इक्वल ना हो, ठीक है, तभी असंगत होता है यानी इनकंसिस्टेंट होता है। वरना सभी केस में क्या होता है संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो बाकी पार्ट तुम लोग को खुद करना है।